Hi and welcome to the Statistics and Probability for Data Science, Machine Learning and Deep Learning। मैं हूं फ़ाद हुसैन और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। तीसरा सेशन है हमारा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें हम जानेंगे कि सैम्पल्स और उनकी कौन सी टाइप्स हैं और तमाम को अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल के ज़रिए से करेंगे। पार्ट 2 ऑफ दिस सेशन के अंदर हम प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करते हुए प्रोबेबिलिटी की टाइप्स को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं या अपकमिंग वीडियोज़ होंगी वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद रहेंगी। आप फ़ाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे। वो तमाम वीडियोज़ जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की यहाँ मौजूद है विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकेंगे। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल विद मीन PPT स्लाइड कोड वो तमाम फ्रीली अवेलेबल है मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर, जहाँ सर आने के बाद वो तमाम चीज़ें आप फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ कर पाएंगे। लिहाजा आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीख सकें। तो स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हम सैम्पल यूज़ क्यों करते हैं। तो लास्ट सेशन पर हमने जाना था कि पॉपुलेशन की एस्टिमेशन या कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए हमें सैम्पल्स की ज़रूरत होती है ताकि हम अपने एक बड़े डेटा सेट को कंक्लूड करके उनके कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकें कि एक्चुअली किस तरह के इसमें प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, इसमें मीन वैल्यू क्या है, इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशंस वैल्यूज़ क्या हैं। इस तरह के तमाम स्टैटिस्टिक्स या पैरामीटर्स वैल्यूज़ हम सैम्पल के बेस पर जाना चाहते हैं अपने पॉपुलेशन के। तो इसमें हमारे पास दो तरह की प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं। नंबर 1 हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, जिसमें हम ये देखना चाहते हैं या इसकी डेफिनेशन हमें ये कहती है कि जितने भी सैम्पल्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर आते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पल के अंदर आते हैं, वो हर एक डेटा पॉइंट के पास इक्वल चांस होता है कि वो आपके सैम्पल का पार्ट बनेगा, जिसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक है, स्ट्रेटिफाइड है और क्लस्टर्स है। इन चारों में हमारे पास जो सैम्पल्स के साइज़ हैं या सैम्पल्स में जो आने वाली वैल्यूज़ हैं उनमें इक्वली चांस होता है कि वो सैम्पल का पार्ट बन सकते हैं। जबकि हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग है, जिसमें हमारे पास कन्वीनियंस है, कोटा है, जजमेंट है, स्नोबॉल है और स्नोबॉल है एट लास्ट, इन चारों में हमारे पास इक्वल चांसेस नहीं होते पॉपुलेशन में मौजूद डेटा पॉइंट में कि वो आपके सैम्पल का पार्ट बनेगा या फिर नहीं। तो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पल से। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर सबसे पहला जो हमारे पास टाइप आता है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। सिंपल रैंडम सैम्पल का मतलब ये है कि आपके पास अगर एक होल पॉपुलेशन है तो इस होल पॉपुलेशन के अंदर जितने भी डेटा पॉइंट हैं, हर एक डेटा पॉइंट के पास इक्वल चांस है कि वो आपके सैम्पल का पार्ट बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने चूज़ किया कि जो हमारा सैम्पल होगा उसका साइज़ 5 होगा, तो यहाँ पर 5 डेटा पॉइंट आएंगे। इस 5 डेटा पॉइंट्स में जो आने वाले हैं वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। लेकिन इस एग्जाम्पल में जो सैम्पल ड्रॉ किया गया है वहाँ पर बाय यूजिंग दिस वन, दिस एंड दिस वन, तो इस 5 डेटा पॉइंट्स को हम अपने सैम्पल पे यूज़ करेंगे और इसके ज़रिए से स्टैटिस्टिकल कोई भी टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी। तो इस ऐसा सैम्पल टेक्निक जो पॉपुलेशन में से रैंडमली किसी भी डेटा पॉइंट को लेकर सैम्पल बना रहा हो, इट्स कॉल्ड अ सिंपल रैंडम सैम्पल। सेकंड वन, सिस्टमैटिक सैम्पल। सिस्टमैटिक सैम्पल में हम एक सिस्टम ड्रॉ करते हैं अपने पॉपुलेशन में एक गैप के साथ, ताकि आने वाली जो नेक्स्ट वैल्यू हो वो उस सिस्टम को फॉलो करे। सेम एग्जाम्पल है, हमारे पास पॉपुलेशन मौजूद है, हम चाहते हैं कि जो हम सैम्पल बना रहे हैं उसका साइज़ 5 हो, यानी 5 डेटा पॉइंट के साथ हो, लेकिन अब हम सिस्टम के तहत चलना चाहते हैं। हमने एक डेटा पॉइंट चूज़ किया जो कि यहाँ पर मौजूद है, उसके बाद कहा कि हम जो नेक्स्ट डेटा पॉइंट लेंगे वो 2 के डिफरेंस के साथ लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि पहला सैम्पल पॉइंट यहाँ पर है जबकि सेकंड ये रहा, फिर हमने 2 का डिफरेंस लिया, फिर सेकंड आ गया यानी थर्ड पॉइंट आ गया, फिर 2 का डिफरेंस फोर्थ आ गया और फिर 2 का डिफरेंस, उसके बाद हमारे पास 5th डेटा पॉइंट आ गया। तो ये सिस्टम के तहत हम चल रहे हैं कि हर एक डेटा पॉइंट के बाद 2 का गैप करें। ये आप 3 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। तो एक ऐसा सैम्पल जिसमें आप एक सिस्टम के तहत गैप प्रोड्यूस करें और उसके बेस पर डेटा पॉइंट को ले रहे हों और वो नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं सैम्पल्स के, इट्स कॉल्ड अ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। थर्ड वन, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को मैंने एक और इमेज के साथ यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है, कुछ शॉर्टली डेफिनेशन लिखी है क्योंकि हमारा फोकस ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ टेक्निकली नॉलेज रखना चाहते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम आर प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एक सैम्पलिंग किस तरह से काम कर रही है। इसके बाद स्ट्रेटिफाइड में क्या लिखा हुआ है कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इज अ मेथड ऑफ सैम्पलिंग that involves the division of the population is a smaller subgroup। यानी ये सबसे पहले आपके पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है स्मॉलर सब ग्रुप्स के अंदर, जिसको स्ट्रैट्रा कहा जा रहा होता है। ठीक है, इट इज़ नोन एज स्ट्रैट्रा। लेट्स सी,
पॉपुलेशन, जितने भी क्वांटिटी पे आपका डेटा सेट है, इसमें जितने भी ग्रुपिंग मौजूद हैं यानी जितने भी कैटेगरीज मौजूद हैं उनको कैटेगराइज किया गया स्ट्रैटा में, यानी ग्रीन, ब्लू, डिफरेंट जो भी कलर्स हैं वो यहाँ पर आके सिलेक्टेड क्या कर गए, बन गए सब ग्रुप्स बन गए। सब ग्रुप बनने के बाद अब आपने डिसाइड करना है कि किस ग्रुप में से आप कितनी क्वांटिटी को लेना चाह रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि फर्स्ट कलर में से हम 5 लेना चाहते हैं, सेकंड में से 5 लेना चाहते हैं, थर्ड में से भी 5 लेना चाहते हैं और 4 में से भी 5 लेना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सैम्पल की क्वांटिटी हमारे पास है, मैं इस वक्त सैम्पल की क्वांटिटी डिसाइड कर रहा हूँ कि 20 डेटा पॉइंट हमें चाहिए। तो 20 डेटा पॉइंट अब हर एक कैटेगरी से इक्वली डिवाइड होकर आएगा या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वे पर आएगा। 5 उसने ग्रीन से लिया, ब्लू से लिया, मर्जेंटा से लिया या डिफरेंट जो भी और भी कलर्स होंगे उस बिहाफ पर हम लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग बन जाएगी। इन सिंपल वर्ड, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग ऐसे सैम्पलिंग टेक्निक को कहा जाता है जिसमें कैटेगोरिकल फॉर्म पे अगर डेटा मौजूद है तो जितनी कैटेगरी मौजूद है आपके सैंपल्स पे उन्हीं के रिस्पेक्ट से उनकी क्वांटिटी डिवाइड होगी और आपका सैंपल का पार्ट बन रही होगी। इसकी प्रॉपर एग्जांपल जेंडर बेस है। आपके पास कोई डेटा सेट है, उसमें मेल और फीमेल के जेंडर बेस्ड डेटा मौजूद है और आप चाहते हैं कि जो सैंपल की क्वांटिटी है वो इक्वली डिवाइड होकर है। 10 अगर मैं क्वांटिटी ले रहा हूँ तो 10 मेल की है और 10 फीमेल की है, तो ऐसे सिनेरियो में हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अ क्लस्टर। तो क्लस्टर बाय द नेम हमें समझ में आ रहा है कि इसमें हम ग्रुपिंग बनाकर कुछ सैंपल्स के पार्ट ले रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉपुलेशन मौजूद है और आपने एक क्वांटिटी डिसाइड की कि फॉर एग्जांपल आपको 9 डेटा पॉइंट चाहिए अपने सैंपल में से। तो 9 डेटा पॉइंट्स में से कुछ ग्रुपिंग होगी। इस ग्रुपिंग में क्या होगा कि वो एक क्लस्टर्स बनाएगा 9% का। तो उसने सबसे पहले डिसाइड किया 3 को, इधर से भी 3 को कर लिया और फॉर एग्जांपल यहाँ से भी उसने 3 डेटा सेट को पॉइंट आउट कर लिया। क्योंकि ये क्वांटिटी वाइज तो हो गया लेकिन अभी तक एक कंप्लीटली एक क्लस्टर नहीं बना, तो फिर वो इन तमाम को मिलाकर एक क्लस्टर इस तरह से बना देगा। तो इस तरह से इस वक्त ये जो डेटा पॉइंट है वो एक क्लस्टर के फॉर्म पर मौजूद है और इसी को क्लस्टर सैंपल कहा जाता है। तो इन सिंपल वर्ड, क्लस्टर सैम्पलिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें आपके डेटा पॉइंट्स में कुछ क्लस्टर्स बनाए जाते हैं बेस्ड ऑन द साइज ऑफ योर सैंपल और उसको एक जगह मुकम्मल करके सैंपल बनाया जाता है और उसके बाद आप जो भी सिस्टम या जिस भी एल्गोरिथम पे उसे अप्लाई करना चाहते हैं उसे अप्लाई कर रहे होते हैं। तो होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर्स क्या है। नाउ मूव टूवर्ड्स द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। वेरी सिंपल। आप देख रहे हैं कि मैं कंटेंट मैंने कम से कम लिखा और मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत ही टेक्निकल और आसान लफ्ज़ों में एग्जांपल समझाऊँ ताकि आपको प्रॉपर्ली टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग समझ में आ जाए। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर हमारे पास फर्स्ट जो टाइप है वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। बाय द नेम हमें समझ में आ रहा है कि इन कन्वीनियंस में जहाँ पर जो रिसर्चर है या जो सैंपल गैदर कर रहा है वो अपने इनकन्वीनियंस बेस पर देखेगा कि उसके नियरेस्ट जो वैल्यू मौजूद है उसको आसानी से कैसे कलेक्ट कर सकता है। क्योंकि हम नॉन प्रोबेबिलिटी में देख चुके हैं डेफिनेशन पर कि हर एक डेटा पॉइंट को इक्वली राइट्स हासिल नहीं है कि वो सैंपल का पार्ट बन सके। एग्जांपल समझते हैं, आप एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं और यूनिवर्सिटी में आप एक सर्वे रिपोर्ट लिख रहे हैं और उसके मुताबिक आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं हर एक स्टूडेंट से। आप यूनिवर्सिटी में जैसे दाखिल होते हैं मल्टीपल आपको स्टूडेंट दिखते हैं, उन मल्टीपल स्टूडेंट्स में जो नियरेस्ट आपके मौजूद थे आपने उनसे कॉन्टैक्ट किया और उससे इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, फिर फोर्थ से और फिफ्थ से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मल्टीपल स्टूडेंट्स थे लेकिन आपने अपने सैंपल के मुताबिक 5 ऐसे स्टूडेंट को चूज़ किया जो आपके नियरेस्ट मौजूद थे या आपको कन्वीनियंस उनके साथ महसूस हो रही थी। आपने उनसे डेटा कलेक्ट किया और अपने रिसर्च में आप उसे यूज़ करेंगे। तो एक ऐसा गैदरिंग पॉइंट या एक ऐसा सैंपल जिसमें आप कन्वीनियंस के बेस पर आपने आसानी के साथ जिन डेटा को कलेक्ट कर सकें और सैंपल का पार्ट बना सकें, इट्स कॉल्ड अ कन्वीनियंस सैंपल। द सेकंड वन, वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैंपल। वॉलंटरी रिस्पॉन्स को पहले रियल लाइफ से अगर मैं समझाऊं कि अगर किसी शख्स की मैयत हो जाती है तो कुछ तो ऐसे रिलेटिव होते हैं जो इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा हम ऐसे बहुत सारे मजहबी अमूर में या किसी की मैयत में जाते हैं जिनका हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन हम वॉलंटरी मज़हब की बुनियाद पर या अखलाकियात की बुनियाद पर उनसे रब्ता करते हैं और उनकी तदफीन पे जा रहे होते हैं। तो आप इस सिनेरियो पर अगर आप देखें तो ये ह्यूमन जो भी है इससे वॉलंटरी लोग रब्ता कर रहे हैं और उसके पास जा रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हो सकती है कि आपने कोई ब्लड बैंक का एक कैंप लगाया हुआ है कहीं पर और आप ये लोगों को बता रहे हैं कि अगर आप किसी शख्स की जान बचाने के लिए ब्लड देना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता करें। ठीक है, आप किसी से डायरेक्टली रब्ता नहीं कर रहे हैं, आपने बोर्ड लगाया हुआ है या आप कोई भी स्टॉल लगाकर आप बैठे हुए, तो लोग आपसे प्रॉपर्ली रब्ता करते हैं खुद अपनी मर्जी से और वॉलंटरी आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं और आपको अपना ब्लड दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी क्वांटिटी आपको वॉलंटरी बेस लोगों से चाहिए थी आपने वो 5 क्वांटिटी डिसाइड कर ली।
इस बेस पे लोगों ने अपनी मर्जी से आपसे रब्ता किया और आपको अपना डेटा या अपना ब्लड या जिस बेस पे भी आप अपना वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग करना चाह रहे हैं वो आपको दिया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैंपल में आप देख रहे हैं कि जितने भी ह्यूमन वहाँ पर मौजूद होंगे वो इक्वल चांस नहीं है कि वो आपका पार्ट बनेंगे, लेकिन जिसके पास वॉलंटरी रिस्पॉन्स एक मौजूद होगा वो आपसे रब्ता करता है और आपके डेटा फील्ड को या आपके डेटा सैंपल के मुताबिक आपकी क्वांटिटी पूरा करता है। द थर्ड वन, purposive sampling. What does it mean? Purposive sampling, also known as the judgmental, selective and subjective sampling, is a form of the non-probability sampling in which researchers rely on their own judgment when choosing members of the population of participate in their survey. It's mean that अगर एक रिसर्चर कोई डेटा पॉइंट यूज़ कर रहा है या डेटा कलेक्शन टेक्निक यूज़ कर रहा है और वही चाहता है कि मैं प्रपोसिव वे यूज़ करके अपने सैम्पल की क्वांटिटी पूरी करूं, तो उसे अपने खुद से एक जजमेंट प्रोड्यूस करनी होगी या खुद जज करना होगा मल्टीपल लोगों में से कि मैं किस यूज़र के पास जाऊंगा तो उससे रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुझे डेटा मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस कलेक्शंस या पॉपुलेशन पे आप देखें तो ये हमारा एक रिसर्चर है, इसने जज किया कि ये वो डेटा है या ये वो शख्स है जो मेरे मेयार के मुताबिक मुझे डेटा दे सकता है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है। तो इन्होंने 5 डेटा पॉइंट या 5 डेटा कलेक्शंस की वैल्यू उनकी ज़रूरत थी और उन्होंने खुद जज किया, ठीक है, जजमेंटल एंड सेलेक्टिव वे, ठीक है, आप सेलेक्टिव और जजमेंटल सैंपल कर रहे हैं कि आप खुद जज करके वहाँ पर जा रहे हैं और उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक उससे डेटा गैदर कर रहे हैं और उसको अपने रिसर्च में यूज़ करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास लास्ट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में स्नोबॉल है। स्नोबॉल को समझने के लिए हमें सबसे पहले तो स्नोबॉल का कॉन्सेप्ट समझना होगा कि स्नोबॉल किस तरह से वर्क करती है। तो अगर आप एक माउंटेन को कंसीडर करें और अगर मैं इस माउंटेन में से एक छोटे से आइस माउंटेन को आप कंसीडर करें जिसमें आइस मौजूद है, छोटी सी बॉल अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करना छोड़ूँ तो ये बॉल आहिस्ता आहिस्ता इस बर्फ़ से स्ट्राइक करते जाएगी और इसकी क्वांटिटी बॉल की बड़ी होती जाएगी, ठीक है ना। इसमें मज़ीद स्नो आते रहेंगे और एट लास्ट जब तक ये नीचे पहुंचेगी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से स्नो बॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो सैम्पल के अंदर भी ऐड करवाया गया। इसमें हम चेन रिएक्शन देखते हैं या चेन सिचुएशन बनाते हैं ताकि एक शख्स दूसरे से मिले, दूसरा तीसरे से और इन सो ऑन, इस तरह से हमारे पास कलेक्शंस जमा होते रहेंगे और एक चेन रूल यहाँ पर अप्लाई होती रहेगी। डेफिनेशन क्या कहती है? स्नोबॉल सैम्पलिंग और द चेन रेफरल सैम्पलिंग इज डिफाइंड एज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स इन विच द सैम्पल हैव ट्रेट that are rare to find. This is a sampling technique in which existing subject provide referrals to recruit sample required for a research study. Which mean अगर हमारे पास एक पहला शख्स मौजूद है सैंपल को गैदर कर रहा है, उसने किसी 2 शख्स को कहा कि हम इस तरह का एक रिसर्च कर रहे हैं, उसमें इन तरह के मुझे डेटा पॉइंट्स चाहिए और इसे भी कह दिया। सबसे पहले हमने यानी इस रिसर्चर ने इससे वो डेटा ले लिया और इससे भी डेटा ले लिया जो इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। अब रिसर्चर ने नंबर 1 वाले पर्सन को कहा कि आपके जानने में जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सेम डेटा पॉइंट है आप उससे गैदर करें और उन्हें भी ये कहें कि वो आगे आने वाले लोगों से भी रब्ता करके डेटा को गैदर करें। तो इस वक्त चेन के फॉर्म पर ये इसके पास भी गया, इसके पास भी और इसके पास भी। अब ये इससे मजीद फर्दर लोगों से रब्ता कर सकता है, ये भी फर्दर से कर सकता है और ये भी फर्दर से कर सकता है। सेम टेक्निक यहाँ पर इस्तेमाल होगी। फर्स्ट ने 3 से रब्ता किया, ये मज़ीद 3 से, या वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ भी हो सकती हैं, उससे रब्ता करेगा और इस तरह से ये प्रोसेस चेन के फॉर्म पर चलता जाएगा और एट लास्ट ये तमाम डेटा आपको उस रिसर्चर के पास पहुँचता जाएगा जिसने ये टेक्निक शुरू की है। तो होपफुली आपको ये तमाम प्रोबेबिलिटी की टाइप्स क्लियर होंगी। सेशन हमारा लॉन्ग ज़रूर हुआ लेकिन मैंने बहुत ही टेक्निकली और लेस नंबर ऑफ दी कंटेंट के साथ कोशिश की है कि आपको समझाएं कि प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, किस तरह से इस्तेमाल होती है। बहुत बड़े पैमाने पर रिसर्चर क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हों या स्टैट्स के अंदर इसको इन्वॉल्व करके यूज़ करना चाह रहे हों, डेटा साइंस या मशीन लर्निंग पर इस्तेमाल करना चाह रहे हों, उनके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, कितने टाइप्स की हैं और अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम एंड अकॉर्डिंग टू द डेटा हम किस टाइप्स के सैंपल को यूज़ करेंगे तो हमें एक इफेक्टिव रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से इनको यूज़ किया जाएगा अपकमिंग सेशंस में हम जानते रहेंगे। यूँ ही हमारे साथ जुड़े रहें ताकि ये सारी चीज़ें आप बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कहते हैं ताकि आप अपकमिंग डेज़ पे ये सारी चीज़ें आप बड़े आसानी के साथ सीख सकें। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।